अच्छा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल का पर्पस ये था कि कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। मैं छोटा सा एक इंट्रो दूंगा सारे चैप्टर का कि कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। कीन्स ने बनाया था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया था कि कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होता है कि जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पर्पज़ है इस मॉडल का। और इस मॉडल को पढ़ने से पहले अभी हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो इस मॉडल को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको याद रख लेते हैं माइंड में, ताकि फिर उससे आगे स्टडी शुरू करेंगे। सबसे पहली बात कि प्राइसेस फिक्स रहेंगी इस मॉडल में जब हम स्टडी करेंगे। प्राइसेस जहाँ पे जिस जिस इकनॉमी प्राइसेस फिक्स है ना, ये वहाँ पे सिर्फ अप्लाई होता है। जहाँ पे प्राइसेस वेरी होती हैं, चेंज होती हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए प्राइसेस को कम नहीं किया गया था। हम ये बना रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन को मद्देनजर रखते हुए मॉडल। तो जो वहाँ पे कंडीशंस थी वही वाली कंडीशन हमने यहाँ पे रखनी है। ठीक है, एक तो यहाँ सारी ये बातें पढ़ लेना। और दूसरी बात ये पढ़ते हुए हमें पता चलेगा कि इकनॉमिक जब शॉक्स आते हैं तो उस तरह इकनॉमी किस तरह अपने आप को एडजस्ट करती है उनसे बचने के लिए। और तीसरी बात हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जब बढ़ाती है या कम करती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। रिसेशन जब आते हैं, टैक्स वगैरह जो होते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ हमने पढ़नी है पूरे चैप्टर में। तो इसको हम ज़रा हिस्सों में तोड़ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में। तो इसको हम ज़रा दो स्टेजेस में कर लेते हैं। पहली स्टेज में हम पढ़ेंगे प्राइवेट क्लोज इकनॉमी। इसमें होता है सिर्फ कंजप्शन। जीडीपी के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जीडीपी में सिर्फ कंजप्शन। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स वगैरह करती हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें। और चीज़ें होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक और चौथी चीज़ होती है गवर्नमेंट के खर्चे। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट के खर्चों को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये दो स्टेजेस, अभी हम पहली स्टेज पे हैं प्राइवेट क्लोज इकनॉमी, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे उसने बताया इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कंजप्शन क्या होती है, वो सारी पढ़ लेना। इतनी कोई कहानी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक बात यहाँ पे रखनी है दिमाग में कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल क्या होता है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व एक अलग चीज़ है, उसको इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करके बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल होता है जीडीपी के साथ कंपेयर करके। अभी आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वेरी नहीं कर रही, चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं चेंज करी? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है जीडीपी के। अब जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उन्होंने 20 बिलियन की आउटपुट ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, चाहे जीडीपी 370 बिलियन बन रहा है या 550 बन रहा है। उस 550 या 370 में से उन्होंने 20 बिलियन ख़रीदना ही ख़रीदना है। ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता जीडीपी क्या है। अच्छा, ये सारी स्टोरी की इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल के अंदर ये मॉडल बना हुआ है, इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पॉसिबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रखे हुए हैं। यहाँ पर उसने बताया है कि अगर इतनी आउटपुट, इतने बंदे काम कर रहे हैं तो इतनी आउटपुट बनेगी। ठीक है, इतना खर्चा आएगा। अगर इतने बंदे काम करें तो इतना खर्चा आएगा, ज़्यादा बंदे काम करें ज़्यादा खर्चा आएगा। रियल डोमेस्टिक आउटपुट क्या होती है? ये वो आउटपुट है जो कंपनीज तब बनाती हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी कॉस्ट कवर हो रही है और रेवेन्यूज़ उनके निकल रहे हैं। तो हमेशा तभी प्रोडक्शन होती है ना, जब रेवेन्यूज़ कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे कुछ